नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। रजत, 3 के सवाल में आज बात होगी ईरान को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। 3 के सवाल का जो मुद्दा आज का है ईरान को लेकर, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या खामेनेई का तख्ता पलट होने वाला है। ईरान एक बार फिर से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। 86 वर्षीय आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिन्होंने दशकों तक अपने शासन को आंतरिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाए रखा, आज अपने नेतृत्व के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे हैं। साथ ही उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीते कुछ दिनों से ईरान की सड़कों, गलियों और यहां तक कि घरों की छतों से भी तेज विरोध के स्वर क्यों सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ एक ही नारा आखिर क्यों गूंज रहा है। तानाशाह मरेगा, ये क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, इसके क्या माने, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नारा सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को चुनौती कैसे देता है। दरअसल ईरान का युवा वर्ग अब खुले तौर पर इस्लामिक सख्तियों और सरकारी पाबंदियों को चुनौती दे रहा है। अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। हाल ये है कि $1 अगर आपको चाहिए तो आपको 14 लाख रियाल, वहां की करेंसी है रियाल, वो खर्च करने पड़ेंगे। और इस सब के बीच बाहरी दबाव लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में किस तरीके से उठापटक चल रही है। इजरायल और अमेरिका पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। तो इसी के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खत्म होने वाला है खामनेई का खेल। ये बड़ा अहम सवाल जिसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से विरोध के स्वर जो है वो ऊंचे होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल सुलगता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान में सुलग रही है बगावत की आग, और अगर सुलग रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है। और इसी के साथ तीसरा अहम जानकारी और सवाल यह है कि क्या ईरान एक बड़े राजनीतिक बदलाव की दहलीज पर जाकर के खड़ा हो गया है। इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ईरान में अचानक से ये उठापटक हुई है या इसके लिए पहले से कोई तैयारी की गई थी। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं आपको रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है। हमने हाल फिलहाल में ईरान के अंदर जिस तरीके से बदलाव देखा है कि ईरान का पहले इजराइल के लेकर के वहां पर युद्ध होता है, अमेरिका की तरफ से भी उसी तरीके से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इजराइल और ईरान जो है उसे इजराइल और अमेरिका मिलकर के कहीं ना कहीं सबक सिखा रहा था। इन सब के बीच अब जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान से, वो ये बताती हैं कि ईरान के अंदर के लोग ही खुश नहीं हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई को वो हटाना चाहते हैं। तो आज वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है ईरान के अंदर, क्या वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा? सीधा मेरा आपसे सवाल ये, क्योंकि अमेरिका का इंटरफेरेंस है वहां पर। मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं है कि आयतुल्लाह खामेनी की सरकार काफ़ी समय से ईरान पर सख्ती से राज कर रही है। इसके लिए उन्हें अपने विरोधी पक्षों को काफ़ी दबाना पड़ा। अब हो ये रहा है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो आयतुल्लाह खामेनी के सपोर्ट में खड़ा है। तो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि क्या ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो आयतुल्लाह खामेनी को सामने से आकर प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है राष्ट्रपति पेजेश्कियन की क्या भूमिका रहेगी। पेजेश्कियन जो हैं, जब राष्ट्रपति चुने गए थे तो वो आयतुल्लाह खामेनी के कैंडिडेट नहीं थे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आयतुल्लाह खामेनी ने एक और धार्मिक कट्टरवादी रूढ़िवादी नेता को खड़ा किया था प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाकर, वो हार गया और पेजेश्कियन चुने गए एज प्रेसिडेंट। पेजेश्कियन जो हैं वो एक नरमपंथी हैं, मॉडरेट हैं, पश्चिमी देशों में पढ़ाई कर चुके हैं और उनका पश्चिमी देशों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी है। तो फैक्टर रहेगा पेजेश्कियन का भी। अब हो ये रहा है ईरान में कि आयतुल्लाह खामेनी के अगेंस्ट में काफ़ी सारी फैक्टर्स काम कर रही हैं। एक फैक्टर है अमेरिका का, एक फैक्टर है इजराइल का। नेतन्याहू खामेनी को एकदम पसंद नहीं करते। अमेरिका ने तो पिछले 3 दशक से लगातार ईरान के ऊपर 450 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। अब IRG का जो ऊंट है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो ऊंट किस तरह बैठता है यह तय करेगा कि खामेनी सत्ता पर रहेंगे या नहीं। फिलहाल IRG के जो टॉप कमांडर्स हैं वो खामेनी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। फिलहाल तो सवाल यही है यूके देवनाथ सर कि वहां पर
जो कहा जा रहा है, जो स्थिति इस वक्त वहां पर गृह युद्ध की बनती हुई नजर आ रही है, जो बगावत की सुर वहां पर देखने को मिल रहा है, कम से कम वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहां पर खामेनेई रहेंगे या उनका तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ हालात उसी तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ कनेक्ट है, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। सर, अगर मैं इस पूरे सिचुएशन को देखूं और समझने की कोशिश करूं, एक तरफ है इजराइल, एक तरफ है अमेरिका, दोनों की तरफ से अगर कहा जाए तो दोनों का इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है ईरान पर। अब खामेनेई का तख्ता पलट होता है, नहीं होता है, उसमें डॉलर की भूमिका कितनी रहेगी, इजराइल की भूमिका कितनी रहेगी? क्या ये सीधे सीधे 1-on-1 फाइट जो इजराइल के साथ खामेनेई ने, ईरान ने, अगर सीधी सीधे मैं राजधानी को लेकर तस्वीर पेश करूं, तेहरान को लेकर, तो क्या इसका साइड इफेक्ट है, इसका साइड लॉक है? सबसे पहले रितु जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो वर्ष है ये इसमें बुद्धिमत्ता की जीत होगी और नकारात्मकता हारेगी, इतना मैं कहना चाहता हूं। और उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूं। तो देखिए, ये जो ईरान की जो स्थिति है, वहाँ पर जो इस ईरानियन रिजीम जो खामनाई जिसके सुप्रीम लीडर हैं, उसकी एक तानाशाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तानाशाही ने ईरान के लोगों के ऊपर बड़े दमन किए हैं, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वहां की ईरान की, वो इस दमनकारी नीति से बहुत अधिक प्रभावित रही हैं। महसा अमीनी नामक एक जो महिला थी, जिनको कि वहां की एक सो कॉल्ड तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने, वो उनका नाम तो मोरालिटी पुलिस था लेकिन काम सारे इमोरल करते थे, तो उन्होंने जिस तरह से उनको डिटेन किया और डिटेंशन में उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हमने देखा था वो मैसिव था। और उस महसा अमीनी की हत्या के बाद जो बड़ा एक विरोध प्रदर्शन पहले से ही चला और ईरान में इसी तरीके के विरोध प्रदर्शनों का एक इतिहास रहा है। आज ये सड़कों पर फिर से लोग वहां पे उतरे हैं, जिससे कि ये स्पष्ट है कि वो इस जो आयतुल्लाह खामनाई की जो तानाशाही वाली जो रिजीम है उससे वो असंतुष्ट हैं और समय समय पर ये जो विद्रोह की जो ज्वाला है वो भड़क पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि ईरान की ये सुप्रीम लीडर वाली जो तानाशाही वाली रिजीम है वो ऐसे प्रदर्शनों को क्रश करती है, वो बुरी तरीके से उन्हें क्रैक डाउन करते हैं। महसा अमीनी की हत्या के बाद जो सारे प्रदर्शन हुआ था उसमें अनेकों लोगों को जो है फांसी पर लटकाया गया था, गोलियां मारी गई थी और महिलाओं के साथ भी बर्बरता की गई थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। लेकिन ईरान के जो ये जज्बे वाले लोग हैं उसके बावजूद भी समय समय पर संजीव जी, कुछ वक्त पहले अगर बात की जाए तो एक मैराथन का आयोजन किया जाता है, वहां पर जो बड़ी संख्या में जो लड़कियां होती हैं वो हिजाब पहने हुए नजर नहीं आती हैं। एक सवाल ये, दूसरा अब जो तस्वीर निकल कर आती है, अगर वो कौन कौन से बड़े फैक्टर्स अगर समझने की कोशिश की जाए, वो बड़े फैक्टर्स कौन कौन से जिसकी वजह से ये प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा उग्र होता हुआ भी नजर आया, खासकर 2022 के बाद ये अगर अब बात की जाती है दूसरा बड़ा प्रदर्शन है। तो यहां पर सवाल नेतृत्व को लेकर है, 86 साल की उम्र हो चुकी है उनकी और बीमार रहते हैं, ऐसे में नेतृत्व को लेकर भी सवाल जरूर है। देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो ईरान की जो तानाशाहीपूर्ण सत्ता है, महिलाओं के प्रति जो व्यवहार रहा उसका कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य हुआ है, जो कि आपने चर्चा की कि अब महिलाएं कई बार बिना हिजाब के भी आ जाती हैं और जाहिर है कि जो उन्होंने बलिदान दिए 2022 के बाद से रॉक बैंड शो भी खुलेआम हो रहे हैं वहां पर। जी, लेकिन अभी भी जो एक कट्टरतावादी जो शासन है उसका चरित्र अभी भी कायम है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ईरान है वो 1979 के पहले वाला ईरान है। यदि आप गूगल में जाएं और 1979 के पहले जो शाह का ईरान है उसको ये तस्वीरें देखें और आज की तस्वीरें देखें तो उसमें जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बिल्कुल सर, और वो तस्वीरें ये बताती भी कि किस तरीके से वहां पर जो लड़कियां हैं वो मॉडलिंग भी करती थी, फिल्में भी करती थी और बुरके जैसी या ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। और अरब देशों को लेकर के बुरका तो इसीलिए बना था कि वहां पर धूल बहुत ज्यादा उड़ती है और अपने आप को बचाने के लिए बुरका पहनना होता है। अब उससे जबरदस्ती उनके जीवन में उतारा जा रहा है तो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं पहले की बात करती हूँ, थोड़ा 2020 के पहले आती हूँ, तो ईरान के तेल के अकूत भंडार हुआ करते थे। कोरोना के वक्त में स्थिति ऐसी हो गई कि रिफाइनरी में वो अकूत भंडार
इस तरीके से फैलने लग गए कि उनका कहना था कि कोई $0 पर भी हमसे बैरल में तेल खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। वहां से क्या इनकी आर्थिकी पर थोड़ा बहुत संकट आना शुरू हुआ। अमेरिका ने बार बार ये दबाव बनाया कि ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा। उसके बाद हमने जून में देखा कि किस तरीके से 12 दिन तक युद्ध चलता है इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट में, ताकि संकट ना बढ़े। इसीलिए बार बार अमेरिका ये दबाव बनाता है ईरान के ऊपर कि वो परमाणु संयंत्रों को स्थापित ना करे, परमाणु शक्ति बनने की दिशा में आगे ना बढ़े, अग्रसर ना हो। लेकिन सर, सवाल मेरा इस समय ये है कि अगर मैं अभी की स्थिति देखती हूं तो आयतुल्ला अली खामनेई सर्वोच्च नेता कहे जरूर जाते हैं, लेकिन कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, एक धर्म गुरु हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आयतुल्ला अली खामनेई से, क्योंकि लोगों को दिक्कत है और वहां पर बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो आयतुल्ला अली खामनेई को हटा करके किसी और को लाया जाए? यूके देवराज जी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आयतुल्ला खमानी जो हैं धार्मिक गुरु हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां पर ये याद रखना पड़ेगा कि ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा मध्यकालीन युग से ही एक राजा और उसके प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है। 1979 के रिवॉल्यूशन के पहले जब शाह ऑफ ईरान वहां पर थे, रजा पहलवी, उनके समय में भी शाह का जो स्टेटस था वो जैसे भारत में प्रेसिडेंट का गरिमा है, या जैसे जापान में या साउथ ईस्ट एशिया में कई देश हैं, थाईलैंड, वहां जो मोनार्क होता है, राजा है, उसका स्थान था। तो अब एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी चलाते थे पुराने समय में भी। अब सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि अब ईरान में 1979 के बाद में प्रेसिडेंट जो हैं वो शाह ऑफ ईरान के गाइडेंस से ही देश को चलाते हैं। ये समझना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र वाली हायरार्की पर काम ही नहीं करते हैं, इसलिए लोकतंत्र उनसे हमें अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए दुनिया को, ऐसा। देखिए, ईरान में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वह इलेक्शन जैसे भारत में इलेक्शन बहुत खुले तौर पर होता है, ऐसा होता नहीं है। सदियों बाद जैसे वहां पे प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, इलेक्शन होते हैं। आम जनता को भी इलेक्शन का वोट डालने का एक अधिकार है। लेकिन जैसे अमेरिका में है या भारत में है, जहां विरोधी पक्ष खुल के सामने आ सकता है, ऐसा माहौल ईरान में है नहीं। देखिए, ईरान की दिक्कतों को समझना पड़ेगा। सबसे, मैं ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वहां जमीनी हालत ऐसा है कि जहां तक 1979 के पहले की बात थी, माहौल ऐसा था कि ईरान कच्चा तेल जो पैदा करता था वो पूरी तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों को दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य था। जो ईरान के शाह थे रजा पहलवी, उनको अमेरिका ने शासन पे इसीलिए टिकाया हुआ था। अरे सर, एक ही शर्त पर, टिकाए, दोस्ती करे, दुश्मनी करे, वो सब चीजें ठीक है, वो हैंड इन हैंड चलती है। दोस्ती दुश्मनी में बदलने में वक्त नहीं लगता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि खामेनेई जो है मिडिल ईस्ट में, अगर उनका नाम का जिक्र होता है तो खामेनेई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसके साथ थोड़ा वन ऑन वन फाइट ना हुआ हो। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं अंडर करंट इजराइल को लेकर सिचुएशन जो है, अभी वहां पर कोई थियोक्रेसी तो है नहीं, धर्मतंत्र तो है नहीं, ना डेमोक्रेसी है, इस्लामिक रिपब्लिक है ना वो। वहां पर अगर इस तरीके की चीज सामने आती है, अगर गृह युद्ध छिड़ता है, चाहे वो मुद्रा संकट को लेकर के बात रखते हो लोग, या वहां पर हिजाब का मुद्दा जैसे मेरे सहयोगी मीनाक्षी ने उठाया, यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा हो, या साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा हो, तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा तो लग ही रहा है ना कि खामेनेई के अगेंस्ट एक आवाज उठनी शुरू हो गई है, जो कि सर्वोच्च पद पर है अभी। ये सवाल मेरे से है? जी जी। हाँ, देखिए, खामेनेई के खिलाफ पहले भी आवाज उठती थी, अब भी आवाज उठ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो आवाज उठ रही है ये ज्यादा विजिबल है। मोसाद का अगर आप स्टेटमेंट देखें, बहुत क्लियर है। मोसाद ने ईरान के लोगों से आग्रह किया है कि वो ज्यादा तादाद पर सड़कों पर आकर खामेनेई सरकार का विरोध करें। अमेरिका की CIA जो है हमेशा ईरान के अंदर बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। CIA के तीन मुख्यालय या वर्किंग ऑफिस जो हैं वो तुर्की से काम कर रहे हैं।
पूर्वी तुर्की का जो हिस्सा एनातोलिया बोला जाता है, वहां से ईरान का कुर्दिस्तान वाला एरिया लगा हुआ है। अब ये कुर्द लड़ाके जो हैं वो वहां से लगातार ऑपरेट करते हैं, ईरान के अंदर भी ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं उनका एक ध्येय है कि वो ईरान का एक टुकड़ा तोड़कर, इराक का एक टुकड़ा तोड़कर एक कुर्दिस्तान बनाए। तो CIA अपनी एजेंट्स को वहां बिठाए हुए है। इनका काम क्या है CIA एजेंट्स का? ये जाते हैं और देखते रहते हैं कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप कहां पर है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहां पर हैं। और अगर आप देखें तो लगातार हर 3-4 साल में अमेरिका, CIA और मोसाद मिलके ईरान के इंजीनियर्स, ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिलहाल मैं दोबारा इसलिए आ रहा हूं, देखिए ईरान की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वो अलग है। वो धार्मिक रूप से हमेशा न्यूट्रल रही है। आज भी ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है धार्मिक रूप से और पॉलिटिकल तरीके से न्यूट्रल है। आयरिश, ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको कि आयतुल्लाह खमेनी ने 1979 के बाद खड़ा किया। ईरान की आर्मी को आयतुल्लाह खमेनी ने, और 1980 और 90 की दशक की बात कर रहा हूं, ईरान की आर्मी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन ईरान की आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं, खासतौर से ईरान की जो एयरफोर्स है, उन्होंने मना कर दिया कि वह ईरान की एयरफोर्स को, आर्मी भी पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। तो खमेनी ने तो इसकी फिर तो तोड़ ये कैसे सवाल उठ निकाली? जाएगा कि फिर तो इंक्लिनेशन है या तो लोकतंत्र के प्रति या तो धार्मिक प्रति, ये दोनों ही सवाल फिर उठ जाएंगे ना। संजीव श्रीवास्तव सर, ये मुझे बताइएगा, जैसा कि अभी यूके देवनाथ सर कह भी रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि एकदम से एक रात में चीजें बदल गई हों। चीजें बदलने में समय लगता है, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होने में भी समय लगता है। अब वहां पर हो क्या रहा है ये समझना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो ये सामने आता है ना कि या तो ऐसा है कि लोगों का इंक्लिनेशन लोकतंत्र के प्रति हो गया हो, लोग चाहते हो कि वहां पर लोकतंत्र की जो हायरार्की है वो आगे बढ़े, डेमोक्रेसी वो चाह रहे हो, या कोई और व्यवस्था चाह रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। और देखिए, देवनाथ सर ने जो एस्पेक्ट टच किया है उसको भी समझना जरूरी है कि वहां पर ईरान में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA हो या इजराइल की मोसाद हो, उसका जो सबसे बड़ा जो टारगेट रिजीम चेंज करने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल और अमेरिका के लिए ये जो इस्लामिक रिजीम वो लगातार उनकी आंखों में खटकती है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक उसको किसी तरीके से बदल दिया जाए, चेंज किया जाए। इसी वजह से जो अमेरिका और इजराइल का जो डीप स्टेट है, वो पूरी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो वहां पर एक्टिव रहती हैं। और जहां कहीं भी उन्हें सीधा इंटरवेंशन करना होता है, जैसे कोई अगर बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसको एलिमिनेट करना है, तो वहां पर तो सीधे मिलिट्री एक्शन ले लेते हैं। इस्माइल हनिया को तेहरान में मारना है, जबकि राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहां तक इजराइल पहुंच जाता है, गेस्ट हाउस तक जाकर के मार देता है। लेकिन जो लोगों को इंस्टिगेट करने का जो काम है, वो अमेरिका की और इजराइल की इंटेलिजेंस कर सकती है, करने की कोशिश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन उसके लिए जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसको भी मैं कहूंगा कि वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि यदि आपने इस्लामिक रिजीम के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई या पहले जो रूहुल्लाह खुमैनी थे, वो हमेशा इस बात को कहते थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। इजराइल अगर ईरान की न्यूक्लियर के साथ नजर भी आती है सर, ये सिर्फ इजराइल के साथ नहीं हो रहा। और ऐसे में अगर मैं कंपेयर भी करूं ना, इजराइल मिडिल ईस्ट में एक ऐसे दम के तौर पर उतर रहा है जिसने सभी देशों की नाक पर दम कर रखा है इस वक्त। एक ऐसे फोर्स के साथ इजराइल वहां पर डटा हुआ है जिससे ईरान कंपीट करना चाहता है। क्या वो भी एक क्रूशल पार्ट है? एक ऐसा राष्ट्र जिसके के ऊपर हिटलर ने इतना ज्यादा यहूदी कम्युनिटी के ऊपर पहले ही दमन कर रखा है, और ये बड़े संघर्षों के बाद इन्होंने इजराइल जैसा राष्ट्र बनाया, और 90 लाख की लगभग आबादी है। अगर उसके ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही काफी है। इजराइल यदि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के इतना ज्यादा संवेदनशील रहता है, तो उसके पीछे कारण है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, वो इजराइल को ऑब्लिटरेट करने की बातें करते हैं। वो कहते हैं वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, जिस दिन मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, इजराइल का अस्तित्व ही मिटा देंगे। वो यहूदियों के अस्तित्व को ही जो है नकारने की बात करते हैं। ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। अब जरा इस पिक्चर को समझने की कोशिश करें संजीव जी। तो जिस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो अब सवाल ये कि आखिर कब तक जो है ये सत्ता पर टिके रहेंगे?
देखिए, मेरा मानना है कि अभी सत्ता पर ये बने रहेंगे। इनका जो तंत्र है बहुत ही मजबूत इन्होंने बना रखा है। जैसा रितु जी ने एक दूसरा सवाल, अच्छा सवाल उठाया था कि क्या डेमोक्रेसी की लोग मांग कर रहे हैं। निसंदेह वहां पे डेमोक्रेसी की मांग करने वाले लोग कैसे हैं। होगा वो और बदलाव, बहुत कैसे सारे- आएगा सर, वो चेंजेस कैसे होंगे? अभी नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि वहां पे डेमोक्रेसी इस तरीके से इतनी आसानी से आने वाली है, क्योंकि ये जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम, इनको क्रैक डाउन करेगी। यदि ये आंदोलन ज्यादा बढ़ता है तो निसंदेह वहां पर ब्लड स्टेट होगा और वहां पर और सर जो पिछले जैसे तस्वीरें वैसा सामने आ मिनी- रही हैं संजीव सर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता भी रही हैं कि ये अभी लंबा खिंचने वाला है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देशों में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ अशांति छाई हुई है। इजराइल से शुरुआत होती है, यमन सीरिया पहले से ही उसमें थे, सऊदी और अब यूएई को भी हम देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद अब अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की तरफ से एक बयान जारी करके ये तक कह दिया गया है कि हम पूरी तरीके से युद्ध में हैं। वो मानते हैं कि वो अंदरूनी ताकतों से भी लड़ रहे हैं, बाहरी ताकतों से भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी क्या कोई एंडिंग समझ में आती है यूके देवनाथ जी? क्या कोई ऐसा पल, महसा अमीनी का जो कुछ भी हुआ 2022 में, उसके बाद वो एक बड़ा हमने प्रदर्शन देखा, एक लंबे वक्त के लिए हमने प्रदर्शन देखा, पूरी दुनिया उस प्रदर्शन में शामिल हुई, महिलाओं ने अपने बाल तक काटने शुरू कर दिए थे महसा अमीनी की हत्या के बाद। तो महसा अमीनी का जो वो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो कुछ महीनों के बाद दबा दिया गया था, लेकिन अभी जो ये विरोध सड़कों पर उतर करके लोग कर रहे हैं, क्या इस विरोध की आवाज को दबाया जा सकता है या फिर ये बहुत लंबा जाने वाला है और जो अमेरिका का इंटरफेरेंस है वो ईरान को पूरी तरीके से, तेहरान को बर्बाद करने वाला है? मीनाक्षी जी, अमेरिका ऑलरेडी 450 जो सैंक्शन लगा चुका है उससे ईरान की इकोनॉमी को काफी धक्का पहुंचा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 तक भारत के टोटल कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट का 1/3 ईरान से आता था 2018 तक। और ईरान हमेशा हमें जो ब्रेंट क्रूड बास्केट है, पश्चिम एशिया का जो प्राइस है पर बैरल, उससे हमेशा $5 $6 कम पर देता था। लेकिन 2018 में अमेरिका ने भारत के साथ बातचीत करके भारत को कहा कि हम कच्चा तेल ईरान से ना मंगाएं। हाँ। और तुरंत उसके बाद 2019 से हमने ईरान से कच्चा तेल आयात करना बंद कर दिया। ये शायद ये भी याद करना पड़ेगा कि उसके बाद हम जो कच्चा तेल लेते थे पश्चिम एशिया के देशों से, चाहे वो कुवैत हो, अबू धाबी हो, ओमान हो, सऊदी हो, हमें हर बैरल पर $5 से $6 ज्यादा देके लाना पड़ा जी। अमेरिका ने हम पर काटसा लगाने का भी भय दिखाया था, ये कहकर कि काटसा, मैं बता दूं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू ट्रेड सैंक्शन है, ये कहकर कि भारत ईरान का साथ दे रहा है। अमेरिका का क्या मकसद है? यही तो सर वो रूस के मामले में भी यही कहते रहते हैं, रूस के मामले में भी वो यही कहते रहते हैं, और हर बार हम देखते हैं कि जहां जहां पर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं वहां अमेरिका का दखल होता ही होता है, और यही आज भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और अगर अमेरिका का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो देवनाथ जी ये भी समझना चाहूंगा कि अब क्या ये लड़ाई दो मोर्चों पर निकलकर सामने नहीं आ रही? क्या एक इंटरनली जो है वहां पर लड़ना है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का जो बढ़ता दबाव है वहां पर भी मोर्चा संभालना है? अमेरिका इस लड़ाई को बहुत तेजी से इस तरह से ले जाना चाहता है ताकि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। देखिए, पश्चिम एशिया में आज से 30 साल पहले जो 16 देश हैं उनमें से 9 पर आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, पश्चिम में 9 देशों में रशिया का प्रभुत्व था। चाहे आप लीबिया देख लीजिए, मिस्र देख लीजिए, इराक देख लीजिए, यानी सर अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, यानी अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए फिर वो रशिया पूरी तरीके से लोगों के ऊपर राज करते हुए नजर आ रहा होता है, या फिर कभी अमेरिका? चाहिए था संजीव सर से इस पर। संजीव सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर दीजिएगा। जो कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो खामिनेई की है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी है, वो शिया मुसलमानों को लेकर के सामने आती है। अब ऐसे में तानाशाह मरेगा, ये कोट अनकोट अगर मैं कहूं, वहां पर कई लोग चाह रहे हैं और ये अंदर खाने से बात अब आ भी रही है। एक लास्ट रिएक्शन इस पर। देखिए, इस तरीके के जो विरोध के जो स्वर हैं, इस तरीके की जो हार्श जो लैंग्वेजेस हैं पहले भी इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट्स ईरान में पहले चले, उसको भी वहाँ की इस्लामिक रिजीम ने ब्रूटली, इसको कहते हैं ब्रूटली क्रैक डाउन किया। अनेक प्रोमिनेंट लीडर्स को डिटेन किया गया, जेलों में डाला गया, हत्याएं की गई,
और डेमोक्रेसी की मांग वहां पहले ठीक है से सर, चलती बहुत रही। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि वक्त बस इतने तक की इजाजत देता है इस 3 के सवाल में चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी भी समझने की जरूरत है कि ये जो गृह युद्ध छिड़ा है इसके क्या मायने हैं, क्या बदलाव हो पाएगा या नहीं, या जैसा कि मीनाक्षी ने कहा भी कि क्या फिर से 2022 में जिस तरह से विद्रोह देखने को मिला था उसके बाद आवाज दबा दी गई थी, क्या इस बार भी ये आवाज दबा दी जाएगी। फिलहाल इंडिया डेली पर अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।